रूस की सेना यूक्रेन पर कुछ इस तरह हमला कर रही है। आसमान से बरसते बारूद, एक जोरदार धमाका और लंबी खामोशी। दावा है कि यह हमला रूस ने शाहिद ड्रोन से किया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस ने शाहिद ड्रोन से हमलों की तादाद बढ़ा दी है। रिपोर्ट में दावा है कि रूस ने मार्च में 6400 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। औसतन 230 ड्रोन हमले हर दिन। अप्रैल और मई में 8000 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए, मतलब हर दिन 260 से ज्यादा ड्रोन हमले। जून में रूस ने सिर्फ एक रात में 650 ड्रोन दाग दिए। उसके अगले दिन भी 270 ड्रोन यूक्रेन पर गिराए। रूस का मेन टारगेट यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाके हैं। लेकिन यूक्रेन 80 से 95% ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन जो बच जाते हैं वो भारी तबाही मचाते हैं। यूक्रेन की सेना को पीछे धकेलने के लिए रूस बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। मई में एक दिन में 36 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जून की शुरुआत में एक दिन में 40 बैलिस्टिक हमले किए। बावजूद इसके यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दे दिया है। 2025 में यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर रूस का कब्जा था। डोनेस्क, ज़पोरिज़िया और खार्किव जैसे इलाके रूस के कंट्रोल में आ गए थे। मतलब 2025 में रूस ने यूक्रेन के 4700 वर्ग किलोमीटर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 2026 में जून आते आते यूक्रेन ने रूस की सेना को फिर से 600 वर्ग किलोमीटर पीछे धकेल दिया। मतलब 2025 में जिस तेजी से रूस की सेना कीव की तरफ कूच कर रही थी, 2026 में यूक्रेन की सेना ने उसी तेजी से मॉस्को ब्रिगेड को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल है कि रूस की इतनी बड़ी सेना के सामने कीव की सेना ने ये कमाल कैसे किए? एक्सपर्ट का दावा है कि यूक्रेन की स्मार्ट स्ट्रेटेजी, यूरोप की मदद और रूस की कमजोरियों का फायदा हुआ। फरवरी 2026 में स्पेसएक्स ने रूसी सेना के अनऑथोराइज्ड स्टारलिंक टर्मिनल्स बंद कर दिए। इससे रूस का कम्युनिकेशन सिस्टम कमजोर पड़ गया। ड्रोन ऑपरेशंस और कमांड कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ गया। रूसी सैनिक बिना रिलायबल कनेक्शन के अकेले पड़ गए, जिससे यूक्रेन को घुसपैठ का मौका मिला। सर्दियों में कोहरा और बर्फबारी के दौरान यूक्रेन की एयरबॉर्न असॉल्ट फोर्सेस और असॉल्ट ब्रिगेड्स ने छोटे ग्रुप में रूसी सेना के इलाके में घुसने का काम किया। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन और इंटरसेप्टर ड्रोन से रूसी ड्रोन ऑपरेटर्स, एंटेना और कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया। इससे रूस का ड्रोन सपोर्ट सिस्टम कमजोर पड़ गया। रूस की सेना पूरी ताकत से फ्रंट लाइन, खासकर डोनेस्क पर हमले में लगी थी। लेकिन सैनिकों की कमी से दक्षिणी इलाके में रूस की सेना का डिफेंस कमजोर पड़ गया। इसी का फायदा यूक्रेन की सेना को हुआ। यूक्रेन ने 2025 में रूस के कब्जा किए इलाकों को फिर से छीन लिया। Слава Богу, завдяки нашим Збройним силам у нас сьогодні відчувається сила на полі бою. Ми досягли дуже серйозного прогресу в діпстрайках. Сьогодні 1100, і це не поодинокий випадок, це конкретна ціль і конкретний результат. В центре! 4 साल से ज्यादा समय से चल रही जंग में पहली बार ऐसा लग रहा है कि युद्ध का मैदान फिर से करवट ले रहा है। क्योंकि जिस रूस ने यूक्रेन के शहरों को तबाह कर दिया,
जिस रूस ने कीव पर कब्जे के लिए लाखों सैनिक झोंक दिए, उसी रूस की जमीन पर अब यूक्रेन ने बड़ा दावा ठोक दिया है। ज़ेलेंस्की की सेना अब सिर्फ बचाव नहीं कर रही, बल्कि रूस के अंदर घुसकर जवाबी हमला कर रही है। लेकिन इससे बौखलाया क्रेमलिन अब ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे यूरोप तक की नींद उड़ सकती है। सवाल है कि क्या पुतिन अब सबसे बड़ा पलटवार करने वाले हैं? क्या यूक्रेन का ये दांव रूस के लिए अपमान बन गया है? और क्या जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? जिस खार्किव के हिस्से को रूस ने कब्जे के बाद गंवा दिया, उस पर मॉस्को ब्रिगेड ने फिर बड़ा हमला कर दिया। खार्किव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन खार्किव पर हमले सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुतिन की नई रणनीति भी छिपी हुई है। रूस अब सिर्फ जमीन जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि यूक्रेन की जनता का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मॉस्को की कोशिश है कि लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों से यूक्रेन को आर्थिक और मानसिक तौर पर इतना कमजोर कर दिया जाए कि कीव बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो जाए। Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат. दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी अब डिफेंस मोड से निकलकर अटैक मोड में दिख रहे हैं। यूक्रेन की सेना अब सिर्फ अपने शहरों को बचाने में नहीं लगी है, बल्कि रूस की सैन्य मशीन को उसके घर में चुनौती दे रही है। रूस के कई एयरबेस, तेल डिपो, गोला बारूद के भंडार और रेल नेटवर्क लगातार यूक्रेन के निशाने पर है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। यही वजह है कि अब रूस के अंदर भी एयर डिफेंस अलर्ट आम हो गए हैं। रूस के एयरबेस और गोला बारूद डिपो यूक्रेन के निशाने पर हैं। तेल रिफाइनरी और रेलवे नेटवर्क पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस के अंदर कई शहरों में ड्रोन अलर्ट है, यानी जिस डर में पिछले 4 साल से यूक्रेन जी रहा था, अब उसी डर का कुछ हिस्सा रूस भी महसूस कर रहा है। 2 दिन पहले ही यूक्रेन रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर बड़ा हमला कर चुका है। यूक्रेन के इस हमले में रूस के बाल्टिक फ्लीट का मेन बेस टारगेट पर था। तेल डिपो और ऑयल टर्मिनल भी निशाने पर था। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूसी नेवी के हथियार और गोला बारूद स्टोर को भी निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की ने खुद दावा किया कि उनके ड्रोन रूस के अंदर 1000 किलोमीटर पहुंचे और रूस के ठिकानों पर हमले किए। Повинні знати, якщо вони будуть застосовувати проти нас дрони і ракети, ми будемо робити те саме. І питання в часі, коли ми зможемо збільшити масованість наших відповідей. लेकिन इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू अभी बाकी है। रूस ने फिर से अपने परमाणु हथियार और नई हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत दिखानी शुरू कर दी है। क्रेमलिन के करीबियों की तरफ से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी माने जा रहे हैं। अक्टूबर 2025 में रूस ने 14,000 किलोमीटर वाली रेंज की बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर भी टारगेट को हिट कर सकती है। अक्टूबर-नवंबर 2025 के आसपास रूस ने अंडर वाटर परमाणु ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। ये समुद्र की गहराई में 200 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दुश्मन के तटीय शहरों और नौसैनिक ठिकानों की 2 मेगाटन तक के परमाणु विस्फोट से तबाह कर सकता है। मई में रूस ने सरमत RS-28 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है और एक साथ 15 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस यूक्रेन की जंग यूरोप की टेंशन बनी हुई है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड अपनी सेनाओं को मजबूत करने में लगे हैं। नेटो देशों के बीच बड़े सैन्य अभ्यास तेज हो गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि अगर युद्ध और फैलता है तो इसका असर पूरे यूरोप की सुरक्षा पर पड़ सकता है। नेटो की सेना ने मई के आखिर में स्लोवाकिया में लाइव फायरिंग और ड्रोन अभ्यास किया। यूक्रेन युद्ध के जवाब में
नेटो ने पूर्वी यूरोप में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस के पास लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत बची हुई है।